नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है धर्मांतरण से जुड़ी हुई। धर्मांतरण मामले में अब ईडी ने दर्ज किया है केस। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। दिल्ली में ये केस दर्ज किया गया और पहले ही कयास लगाए जा रहे थे। जिस तरह से विदेशी फंडिंग की बात इसमें लगातार आ रही है तो केंद्रीय एजेंसियां भी इसमें सक्रिय हो सकती है और अब धर्मांतरण मामले में ईडी ने केस दर्ज किया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस दर्ज किया है और दिल्ली में ये केस दर्ज किया गया है। पूरे धर्मांतरण मामले में जिस तरह से उमर गौतम और उससे तमाम जो एजेंसियां थी उसके तार जुड़ रहे थे, कहां से उसे फंडिंग हो रही थी, उस बात का लगातार एटीएस पता लगा रही थी। कहा यह जा रहा था कि एनआईए या ईडी भी इस मामले में जांच कर सकती है और अब खबर यह आई है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दिल्ली में दर्ज कराया। बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, पहले ही ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से विदेशी फंडिंग की बात लगातार धर्मांतरण मामले में आ रही थी तो ईडी इसमें जांच कर सकती है और अब एफआईआर, क्या कुछ इस एफआईआर में मेंशन किया गया है? देखिए, जिस वक्त में ये धर्मांतरण का मामला उत्तर प्रदेश में सामने आया था उस वक्त में ही सबसे पहले न्यूज 18 ने इस खबर के बारे में बताया था और बताया था कि जिस तरह से फंडिंग का मसला आया है, खास तौर पर विदेश से फंडिंग और उसमें भी पाकिस्तान से फंड जिस तरह से जनरेट हुआ और वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जिस तरह से सामने देखने को मिल रहा था, तो उस वक्त में ही सबसे पहले न्यूज 18 ने इस मामले को बताया कि इस मामले पर निश्चित तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी इस मामले को टेक ओवर करेगी। टेक ओवर करने का जो तात्पर्य है उसको मैं बताना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो इस केस को रजिस्टर्ड किया गया है उस केस को एज इट इज जैसा है उसी केस को यहाँ पे टेक ओवर किया जाएगा और उसमें कुछ नई धाराएं को जोड़ा जाएगा और उसको यहाँ पर ईसीआर करते हैं और इसके मामले में बकायदा वो मामले की तफ्तीश करने के बाद जांच एजेंसी ये तफ्तीश करेगी कि धर्मांतरण के लिए कितना फंड आया और फंड आया तो किन किन लोगों के पास गया, किस तरह से उस पैसे का बंदरबाट हुआ। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य दूसरे जो देश हैं, दूसरे जो राज्य हैं, उन राज्यों में कहां कहां धर्मांतरण हुआ और उसके लिए किस तरह से पैसे की एक मनी लॉन्ड्रिंग हुई। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आगे तफ्तीश की जाएगी और इस मामले में जो जो आरोपी होंगे निश्चित तौर पे उसकी जो संपत्तियां हैं, जो अगर इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आता है तो उन आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा, यानी अटैच कर लिया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी ईडी की एंट्री हुई है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण एंट्री में आपको जानकारी देना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही एनआईए की भी एंट्री होने वाली है, क्योंकि इस मामले में जिस तरह से बिल्कुल शंकर, ये कहा भी जा रहा था कि इस पूरे मामले के तार जिस तरह से बाहर यानी विदेशों से जुड़ आए हैं तो शायद ईडी इन्वॉल्व होगी, शायद एनआईए इन्वॉल्व होगी और ईडी ने अब कहीं ना कहीं इस पर एफआईआर दर्ज कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फतेहपुर से खबर लेते हैं जहां पर उमर गौतम को लेकर खुलासा हुआ है। धर्मांतरण से उनके परिवार भी नाराज था। ससुराल वालों ने बेटी विदा करने से मना कर दिया था। बाद में पत्नी का भी धर्म परिवर्तन उमर ने करवाया। पड़ोसियों ने उमर को लेकर दावा किया है इस बात का। गांव में किसी पर नहीं बनाया था दबाव, ये भी आसपास के लोग कह रहे हैं। गरीबों की करता था आर्थिक मदद, तो उस तरह की बात भी सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से उसके पड़ोसी हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से ससुराल वाले उसके नाराज थे, वो बेटी को विदा नहीं करना चाहते थे और बाद में पत्नी का भी उसने धर्म परिवर्तन करवाया था। हालांकि जो पड़ोसी थे उमर के उन्होंने दावा किया है कि गाँव में किसी पर किसी तरह का दबाव उमर ने नहीं बनाया और वो गाहे बगाहे कहीं ना कहीं गरीबों की मदद करता था। अब इस तरह की बातें सामने आ रही है। बताते हैं कि 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उमर पंतनगर चला गया था और वहां से एग्रीकल्चर की डिग्री हासिल कर जब सालों बाद घर लौटा तो परिवार वालों को और गांव वालों को धर्मांतरण की बात पता चली। परिवार वाले उस पर लगातार दबाव बना रहे थे तो वहीं ससुराल वालों ने अपनी बेटी को विदा करने से साफ मना कर दिया था, जिसके बाद सातिर दिमाग उमर ने ऐसा खेल खेला कि न सिर्फ परिवार के साथ धोखा किया बल्कि ससुराल वालों को भी धोखा दिया। उसने बताया कि वह मुस्लिम धर्म छोड़ करके अब हिंदू धर्म अपना लिया है, जिसके लिए उमर ने नाई बुलाकर दाढ़ी भी कटवाई। इस दौरान वह फपक फपक कर रो रहा था और अल्लाह से अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांग रहा था, जिसके बाद परिवार और ससुराल वालों को उस पर भरोसा हो गया, जिसके बाद उस प्रतिष्ठित समाज ने अपनी बेटी को उमर के साथ
विदा कर दिया। कुछ दिन बीतने के बाद उमर अपनी पत्नी राजेश्वरी को लेकर दिल्ली गया तो कुछ महीने बाद यह खबर आई कि उसकी पत्नी राजेश्वरी से रजिया बन गई है। ग्रामीणों को माने तो बेहद गंभीर आरोप है कि उसने अपने मां का धर्मांतरण भी करा दिया था। कुछ महीने बाद जब उसकी मां की मौत हो गई तो उमर अपने परिवार वालों पर मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शव दफनाने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन समाज और रिश्तेदार और भाइयों के आगे उसकी एक भी नहीं चली, जिसके बाद उसकी मां का पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार किया गया। और धर्मांतरण पर उत्तर प्रदेश एसीएस गृह अवनीश अवस्थी का एक बड़ा बयान आया है। धर्मांतरण की गहनता से जांच जारी रहेगी। अवस्थी ने इस बात का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि हवाला के जरिए आ रहा था पैसा, विदेश से ये पैसा आ रहा था, इस बात की जानकारी मिली है। विदेशी फंडिंग की अब जांच की जा रही है। एटीएस और एसटीएफ इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। कई राज्यों में इस वक्त छापेमारी चल रही है। तो एसीएस अवनीश अवस्थी ने इस तरह की बातें की हैं कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, इसलिए लगातार गहनता से इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। हवाला के जरिए किस तरह से पैसा आया करता था, विदेशों से ये पैसा आता था, यानी विदेशी फंडिंग की बात आ रही है। विदेशी फंडिंग की अब जांच हो रही है और एटीएस और एसटीएफ इस पूरे प्रकरण में गहनता से जांच कर रही है। कई राज्यों में इस वक्त छापेमारी भी चल रही है। आज इस धर्मांतरण के बड़े मामलों का खुलासा हुआ। उमर और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद एक परत खुलती जा रही, जहां आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का नाम आया, विदेशी फंडिंग का नाम आया। सरकार लगातार कार्रवाई कर रही। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी सर मौजूद हैं। सर, किस तरह विदेशी फंडिंग का मामला सामने आ रहा है और आतंकी संगठन जैसे का नाम आ रहा है? देखिए, यूपी पुलिस ने सेंट्रल एजेंसीज के साथ काफ़ी डिटेलिंग की है। अब आपके संज्ञान में है कि गाजियाबाद में एक इनपुट मिला था लगभग 20 दिन पहले। उसको जब फॉलोअप किया तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम आपने लिया है। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि धर्मांतरण तो हुआ है और उसमें फंडिंग भी जो है कंफर्म हो रही है। जो हमारी एजेंसीज हैं वो ये देख रही हैं कि क्या हवाला से कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ। हवाला की बात सामने आ रही सर? जी, ये संभव है कि हवाला की ट्रांजैक्शंस तो नहीं है। कहाँ से सर? ये अभी पूरा डिटेल किया जा रहा है। जो एक विदेशी बैंक अकाउंट, मतलब विदेशी बैंक के अकाउंट जो है मिले हैं, उसमें जो है फंड्स आए हैं, वो कहाँ से आया है, क्या वो नियम से आया है कि नहीं आया है। तो पहला तो बिंदु यह है कि ये फंड्स आ कहाँ से रहे थे, क्योंकि जब फंडिंग हम क्लियर करेंगे तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने फंड किया है उनकी मंशा स्पष्ट हो। टेरर एंगल की भी जांच हो रही है। कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जैसे मोहम्मद जैसे लोगों की साजिश है और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और दिन प्रतिदिन जो है इसकी मॉनिटरिंग सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। और कहा गया है कि इसमें हर हालत में जो हमारी टीम्स हैं वो न केवल हमारे प्रदेश के अंदर, लेकिन प्रदेश के बाहर सेंट्रल एजेंसीज के साथ, उन स्टेट्स की पुलिस के साथ भी संपर्क करें, क्योंकि ये जो धर्मांतरण का पूरी व्यवस्था थी, इसमें मूक बधिर जो है व्यक्ति थे, बच्चे थे। तो ऐसे में इन लोगों का पूरा इनके परिवार वालों से संपर्क करके, इनके परिवार वालों को कई जगह जानकारी ही नहीं है कि इस तरह का जो है हुआ है। तो इन सब चीज़ों को जानकारी करके इसको बहुत गहराई से देखा जा रहा है। तो कहाँ छापेमारी चल रही है? एटीएफ लगातार पूरे यूपी में, और कितनी टीमें छापेमारी कर रही हैं? देखिए, छापेमारी तो कई जगह चल रही है। अभी तो ये बताना हम मुश्किल होगा मुझे कि छापेमारी कहाँ हो रही है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी अन्य प्रदेशों में भी छापेमारी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसमें सिर्फ धर्मांतरण का मसला ही नहीं है, बल्कि हवाला का पैसा भी लगा है, विदेशों से फंडिंग आ रही है, विदेश के कई अकाउंट खंगाले गए हैं, यूपी एटीएस को मिले हैं। और सिर्फ यूपी में नहीं, यूपी के बाहर भी एटीएस और एसटीएफ की छापेमारी चल रही, क्योंकि ये बड़ा मामला है। सीधे मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं और सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ।
और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने धर्मांतरण मामले पर कहा कि साजिशकर्ता चाहे जो भी हो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बने। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो दूसरी जांच एजेंसियों की भी मदद ली जाएगी। वो गोंडा जिले के कर्नलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन कैंप का मुआयना करने पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने कर्नलगंज ब्लॉक, बेलसर ब्लॉक और झंझरी ब्लॉक के विकास कार्यों की समीक्षा की। कड़ाई से काम कर रही है। अभी हाल में ही गाजियाबाद में आया था, उसके पे बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। रसूखा भी लगाया है। उसके तार कुछ विदेश से भी जुड़े हैं क्योंकि फंडिंग आती है। उस पर केंद्र सरकार के माध्यम से भी कार्रवाई के लिए आग्रह किया गया है। तो कार्रवाई हो रही है और कानून अपना काम करेगा। धर्मांतरण संविधान के खिलाफ है और हमारा काम है, योगी जी की सरकार का काम है कि धर्मांतरण उत्तर प्रदेश में रोका जाए। और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी का 65 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य है। बीजेपी ने जीत के लिए एक खास रणनीति बनाई है। जीते हुए बागियों की हो रही है घर वापसी। छोटे दलों, निर्दलियों पर भी पार्टी की नजर है। सांसदों, विधायकों को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो 65 सीटों का लक्ष्य रखा गया है बीजेपी के लिए, अध्यक्ष पद के लिए। और अब बीजेपी लगातार इसको लेकर रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी का ऐसा मानना है कि जो जीते हुए बागी हैं उनको घर वापसी कराई जाए और छोटे दल, निर्दलियों पर भी पार्टी की नजर बनी हुई है। सांसद, विधायकों को भी इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि आप किस तरह से इनको बीजेपी में लेकर आते हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर अब हर पार्टी अपनी जोर आजमाइश कर रही है। बीजेपी ने भी इसको लेकर खास रणनीति बनाई है और सबसे बड़ी बात है, जो बीजेपी से निकल कर गए थे बागी, उनको अपनी पार्टी में वापस लाने की कोशिश बीजेपी की और साथ ही साथ जो छोटे दल हैं उनको भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही ताकि ज्यादा से ज्यादा अध्यक्ष पद यानी पंचायत चुनाव के अध्यक्ष पद की सीटों पर कब्जा किया जा सके। तो अध्यक्ष पद की रेस में कौन सा पार्टी आगे निकलेगा, इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह लखनऊ से, सर्वेश हमारे साथ बलरामपुर से, अनुज गुप्ता हमारे साथ उन्नाव से और अखिलेश हमारे साथ श्रावस्ती से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अनामिका के पास ही चलते हैं। अनामिका, चलिए, अनामिका लगता है हमारे साथ नहीं जुड़ी है। सर्वेश के पास चलते हैं। सर्वेश, ये बताइए कि यहां पर अध्यक्ष पद के लिए किस तरह से कशमकश चल रही है, किस तरह से रस्साकसी जारी है और बीजेपी तो 65 सीटों का लक्ष्य लेकर आगे चल रही है। सर्वेश, आवाज मिल रही है आपको? लगता है सर्वेश तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बलरामपुर चलेंगे, यहां पर हमारे साथ अनुज के पास चलते हैं। अनुज, आपको आवाज मिल रही है? अनुज, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल अनुज, यहां पर किस तरह से अध्यक्ष पद की दौड़ में कौन आगे है, कौन पीछे है, किस तरह की रणनीति तैयार हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जो दावेदारी है और रस्साकसी है वो बहुत ही दिलचस्प हो गई है, क्योंकि पार्टी ने पहले अरुण सिंह को यहाँ से पूर्व निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, उनको टिकट दिया था, लेकिन पीसी करने के 3 घंटे बाद ही उनका टिकट काट कर शकुन सिंह को दे दिया गया, जो पूर्व एमएलसी अजीत सिंह की पत्नी है। अब पूरे मामले को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि जो स्थानीय विधायक हैं और सांसद हैं ये इससे नाराज हैं। अरुण सिंह को लेकर पहले भी जो पार्टी के विधायक और सांसद हैं वो प्रदेश स्तर पर कार्यकारिणी से मिले थे और संगठन से मिले थे और उनका दावा था कि अरुण सिंह एक जिताऊ चेहरा है, लेकिन अब शकुन सिंह का नाम सामने आ गया। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी एक कठिनाई ये है कि बीजेपी 9 सीटों पर 51 में 9 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि जो सपा है उसने 20 सीटों पर और निर्दलियों का दबदबा यहाँ पर रहा है। निर्दलियों ने सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर जीती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बीजेपी अपना कैंडिडेट उतार रही है और बार बार टिकट चेंज कर रही है तो आखिर जीत की लड़ाई
किसके सर पर बिल्कुल, जाएगी, जीत की ये बड़ा लड़ाई सवाल है, कहां पर क्योंकि पहुंचेगी, किसको अध्यक्ष पद की कुर्सी मिलेगी। अखिलेश भी हमारे साथ हैं। अखिलेश, यहां पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है? नीलू, मैं बता दूं कि बहराइच और श्रावस्ती में चुनावी माहौल है। और बहराइच की बात करें तो बहराइच में कई दावेदार थे, लेकिन भाजपा ने जो है जो अतुल वीर सिंह भाजपा के नेता है, उनकी पत्नी मंजू सिंह को टिकट दिया है। सपा ने नेहा अजीज पे दांव आजमाया है, लेकिन भाजपा जो बहराइच का खेमा है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ता भाजपा सपा पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में शीशा लेदर है। भाजपा ने दद्दन मिश्रा को टिकट दिया है और सपा ने अनुराधा यादव को टिकट दिया है। वहीं श्रावस्ती में एक और चेहरा सामने आ रहा है जो भाजपा खेमे का पहले था, टिकट न मिलने की वजह से वो नाराज है और निर्दलीय प्रत्याशी बन के और वो भाजपा ये कोशिश कर रही है कि जो नाराज है, जो बागी है या फिर जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, उनको मनाने की कोशिश की जाए। सर्वेश भी हमारे साथ है। सर्वेश, यहां पर किस तरह का समीकरण बैठाने की कोशिश हो रही है? देखिए, अगर हम बलरामपुर जनपद की बात करें तो यहाँ पर भाजपा ने एक 21 साल की छात्रा को टिकट देकर के तमाम सोशल इंजीनियरिंग को और तमाम अपने गणित को साधने की कोशिश की है। और अब चूंकि भाजपा ने कुल 40 सीटों में से मात्र 6 सीटें भाजपा को मिली हैं और 6 ऐसे सीटें जीती हैं सदस्यों ने जो भाजपा से बागी होकर के लड़े थे, तो उनको मना लिया गया है। उन लोगों को मना करके लगभग 12 सीटें भाजपा के पास हैं। और जो इनकी प्रतिद्वंदी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके भी 12 सदस्य हैं। तो कुल मिलाकर के टक्कर 12 और 12 की है। अब जो 16 सदस्य बचते हैं जिला पंचायत के, उनको लेकर के चूंकि बहुजन समाज पार्टी का कोई कैंडिडेट सामने नहीं आया है, इसलिए जो सीधी टक्कर होगी वो सपा और भाजपा की हो रही है। तो अब जो 16 कैंडिडेट हैं उसमें निर्दलीय हैं, उन्हीं को डोरे डालने का प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी भी उन्हीं सदस्यों के लिए लगी हुई है। बिल्कुल, तो वो 16 प्रत्याशी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं सर्वेश, और देखना ये होगा कि किसके पाले में कितने प्रत्याशी पहुंचते हैं और किस तरह से अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कौन पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें और हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।